नमस्कार। पूरी दुनिया में दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारने का एकमात्र शानदार उदाहरण है इजराइल। इजराइल से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, भारत को सीखना चाहिए, बड़े से बड़े देशों को सीखना चाहिए कैसे दुश्मन देश के घर में घुसकर ही वहां पर अपने दुश्मनों का खात्मा किया जाता है। इजराइल के पास ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। पिछले 70-75 सालों ने इजराइल ने कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। एक बार फिर इजराइल ने इस कारनामे को कर दिखाया है जब इजराइल की एजेंसियों ने अपने दुश्मन देश ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर हमास के सबसे बड़े नेता को खत्म कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि अब दोनों देश युद्ध की कगार पर हैं। इजराइल जो पहले से ही हमास को खत्म करने में जुटा था, अब ईरान सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि अब युद्ध होगा। युद्ध होगा कि नहीं होगा, क्या स्थिति है, क्या होगा, कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, इस पर अब चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इस तनाव, इस युद्ध का कारण है हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या, जो कि तेहरान में एक गुप्त इजरायली मिशन के तहत हुई। इस घटना में न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया, ईरान की क्षेत्रीय सुरक्षा को, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में भी बड़ी हलचल पैदा हो गई है। जियो स्ट्रेटेजिक जानकार मानते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां के बाद हालात बिगड़ सकते हैं। इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस क्या हुआ, इस हमले की योजना कैसे बनी, कैसे इजराइल ने तेहरान में घुसकर हमले को किया, इस पर चर्चा करते हैं। हमला कैसे हुआ? 31 जुलाई 2024 के तड़के इजरायली विशेष दलों का एक गुप्त मिशन शुरू हुआ तेहरान में। दरअसल हमास का जो सबसे बड़ा नेता था, पॉलिटिकल लीडर था, वो था इस्माइल हानिया। वो गया हुआ था तेहरान में एक खास मिशन के में। नए राष्ट्रपति वहां पर बने थे, उसके शपथ ग्रहण में गए हुए थे और वो एक आवास पर, एक सीक्रेट आवास पर थे। तो वहां पर उस सीक्रेट आवास में जो सीक्रेट घर था, मकान था, आवास था, उसमें विस्फोटक होता है और इस्माइल हानिया अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारा जाता है। हमला एक विस्फोटक उपकरण के जरिए किया गया, जिसे हानिया के आवास में पहले से ही छिपाया गया था। इजरायली सेना ने इस हमले की योजना महीनों पहले बना रखी थी और यह सुनिश्चित कर रखा था कि हमला इतना सटीक हो, इतना प्रभावी हो कि इस्माइल हानिया मारा जाए। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायली विशेष दलों ने अत्याधुनिक तकनीक और खुफिया जानकारी का उपयोग किया। इतना आसान नहीं है कि कैसे उनको पता हो कि यहीं पर आकर, वो भी तेहरान में, तेहरान के अंदर जानकारी इकट्ठी करना कि कैसे इस्माइल हानिया इसी सीक्रेट हाउस में रुकेगा और इस रूम में रुकेगा और वहीं पर उस विस्फोटक को प्लांट करना है। इसलिए ईरान में उन्होंने एक गुप्त तौर पर इस मिशन को अंजाम दिया, लोकल नेटवर्क का सहारा लिया और उनकी पहचान ना हो सके, इसको ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी की तरह का उसको इन्होंने इस्तेमाल किया और हानिया की हर एक गतिविधि पर नजर रखी गई। गतिविधियों पर नजर रखने के बाद तय हुआ, ये जानकारी पता चली कि ये वो सीक्रेट हाउस है जहां पर हानिया रुकता है जब भी वो आता है। तो ये तय हुआ कि इस्माइल हानिया इस जगह पर रुकता है, तो इसके लिए इजराइल ने एक खुफिया प्लान बनाया, स्थानीय एजेंट्स का सहारा लिया और उसी घर में पहले से ही विस्फोटक जो है, बॉम्ब जो है, वो प्लांट कर दिया और रिमोट कंट्रोल से वो चालित होने वाला बम था। बताया जाता है कि इसको, इस पूरे प्लान को तैयार करने में 2 महीने का वक्त लगा। यानी जो सीक्रेट हाउस है उसकी जानकारी मिलने के पहले बाद भी 2 महीने लगे उस घर में उस बॉम्ब को प्लांट करने के लिए। और जब एक खास मौके पर, जैसे मैंने कहा कि ईरान के नए राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में वो पहुंचे थे, तब वो आए और उस घर में रुके, उस रूम में रुके, वहीं पर वो विस्फोट हुआ, इस्माइल हानिया मारा गया। हमास का सबसे टॉप लीडर, एक और उससे ऊपर चेयरमैन है, लेकिन जो पॉलिटिकल, जो पूरी दुनिया में जो काम संभालता है, एग्जीक्यूटिव था, वो इस्माइल हानिया था। वो कितना महत्वपूर्ण था, ईरान में वो क्या कर रहा था, वो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस्माइल हानिया ही वो व्यक्ति है
जो कि ईरान की शय पर इतने बड़े कारनामे को उन्होंने अंजाम दिया। 7 अक्टूबर 2023 को इतना बड़ा हमला उन्होंने उसमें किया। सीधे सीधे ईरान ने हर तरीके से सहायता मुहैया कराई थी, और सहायता मुहैया कराने के बाद वो कतर में लगातार रह रहा था, और कतर से वो अक्सर ईरान में कई बार आया था। इस्माइल हानिया हमास के, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक प्रमुख थे, फिलिस्तीनी के जो सशस्त्र समूह है उसके यानी हमास जो आतंकी संगठन है उसके सबसे बड़ा नेता थे। रहते वो कतर में थे, ईरान की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने ईरान के नेताओं से मुलाकात करनी थी, खमैनी से मुलाकात करनी थी। लेकिन अभी का जो उद्देश्य था वो था ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान की जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें उन्हें भाग लेना था। अब उस भाग लेने के बाद फोटो भी खिंचाए, जिसमें भारत के प्रतिनिधि भी, गडकरी भी थे, उनके साथ फोटो भी आया है। तमाम नेताओं के साथ वो फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, फिलिस्तीन के नेता के तौर पर। लेकिन अपने घर में सीक्रेट हाउस में गए, वहां पर वो मारे गए। महत्व क्या था वो हम जानते हैं कि वो उन्हीं की रणनीति चलती थी, उन्हीं की राजनीतिक सूझबूझ, सूझबूझ क्या कहें कि उन्हीं की साजिशें चलती थी कि गाजा पट्टी में क्या हो, हमास किस तरह से काम करे, फंड कहां से इकट्ठा हो। पूरी दुनिया में जो हमास फलस्तीन का धंधा जो लगातार चल रहा है उसके पीछे यही वो शख्स थे, और ईरान ने आखिरकार उसको अपने रास्ते से हटा दिया, वो भी तेहरान के अंदर। तो ये एक बड़ा कारनामा इजराइल ने कर दिखाया है। हालांकि इजराइल ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि पूरी दुनिया में खबर आई है। अब स्थिति ये है कि ईरान अचानक सत्ते में है। ईरान के सबसे बड़े नेता खमैनी और जो नए राष्ट्रपति है उनके लिए बड़ी मुसीबत है कि आते ही इतना बड़े ओले पड़े हैं कि उनको कैसे निपटे उसके लिए बड़ी मुश्किल है। तो हमले के बाद ईरान में क्या प्रतिक्रिया है, क्या करेगा ईरान, उस पर बात करते हैं। हमले के बाद ईरान में व्यापक विरोध चल रहा है, आक्रोश है कि भाई ऐसा कैसे हुआ, हमारे दुश्मन देश इजराइल ने घुसकर हमला कर दिया और हम चुप बैठे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अहमद अली खमैनी ने हानिया की हत्या को, उस पर निंदा तो की है, उसको अमानवीय कृत्य भी करार दिया है, और साथ साथ एक सीक्रेट मीटिंग की जिसमें सीधे तौर पर इजराइल को इसका जिम्मेदार ठहराया और घोषणा की कि इजराइल को अब इसकी कठोर सजा दी जाएगी। ईरान ने इसको तुरंत बाद अपने सुरक्षा तंत्र यानी IRGC को तैयार कर दिया है, और इजराइल के लक्ष्यों पर हमला करने की योजना तैयार करने के लिए सीधे आदेश दे दिए हैं। इजराइल की ये प्रतिक्रिया है। और अब ईरान ने अपनी खुफिया एजेंसियों को, IRGC को, अल-कुद्स जो उनकी आर्मी का जो सेक्शन है उसको भी एकदम सतर्क रहने के लिए कह दिया है कि किसी भी स्थिति में संभव है कि लड़ाई, अब युद्ध ईरान और इजराइल के बीच संभव है। इजरायली के बाद हमले करने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक कोई सिग्निफिकेंट प्रतिक्रिया ईरान ने हमले के तौर पर, कोई रॉकेट से, मिसाइल से हमला अब तक वो नहीं कर पाया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जाहिर है ईरान रिटेलिएट करेगा जरूर, लेकिन वो एकदम से पूरी जांच के बाद, पूरी जांच परख के ही वो हमला करेगा। तो ये एक इजराइल के लिए भी बड़ी शर्म की, ईरान के लिए चूंकि बड़ी शर्म की बात है। पूरी दुनिया में डंका उसने जो मुस्लिम देश है उसके लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है। लगातार वो सीक्रेट तरीके से जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको भी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि मामला ईरान से जिस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद, 2023 के बाद ये स्थिति बनी थी कि इजराइल कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा था, इस हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि इजराइल वहीं मजबूती से खड़ा है, और ईरान यहाँ पर सबसे कमजोर देश के तौर पर दिखाई दे रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि हमास अब बचने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं कि उस हमले के बाद एक लिस्ट जारी की थी इजराइल ने, जिसमें हमास की तमाम टॉप लीडरशिप थी। उस टॉप लीडरशिप के आधे जो टॉप लीडर हैं वो अब तक खत्म किए जा चुके हैं। सीधे सीधे 50% उस लिस्ट में से तमाम 50% लीडर्स को खत्म कर दिया गया है, जिसमें एक और बड़ा नेता था मोहम्मद देईफ हमास का सबसे बड़ा लीडर था, जो कि फिलहाल
गाजा में रहकर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। सुरंग हो और तकनीकी मामलों का सबसे बड़ा जानकार वो मोहम्मद देईफ था, और उसको भी अगले दिन घोषणा की आईडीएफ ने, यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ऑफिशियल ये घोषणा की कि हम ये घोषित करते हैं कि मोहम्मद देईफ भी मारा गया। मोहम्मद देईफ चौथा सबसे बड़ा नेता था पूरे हमास लीडरशिप में, यानी जो शनिवार जो जो हमास का लीडरशिप जो मारा गया है इस्माइल हानिया, उसके बाद शनिवार है, शनिवार के बाद ये मोहम्मद देईफ हुआ करता था, वो भी मारा गया है। उसके बाद एक और बड़ा कितना रथलेस इजराइल हमला कर रहा है, हमले का जवाब दे रहा है कि इजराइल में फलस्तीन में रहते हुए अल जजीरा का एक पत्रकार था इस्माइल अल घोल। इस्माइल अल घोल पर यह आरोप है इजराइल का कि वो हर तरीके से हमास के साथ संबंधित होकर, उसके साथ रहकर वो आतंकी कार्रवाई को बढ़ावा देता था और पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता था। उसको भी नहीं छोड़ा है इजराइल ने। तो हन्या की तुरंत हत्या के बाद तमाम एक और बड़ा सैन्य कमांडर मारा गया है जिसका नाम है फौद शुकर, वो भी मार गिरा है। यानी शुकर के हमास के एक बड़े सहयोगी नेता थे और लेबनान में वो रहता था, वहां से अपनी गतिविधियों को नेतृत्व कर रहा था, उसकी हत्या भी हमास इजराइल ने कर दी है। यानी इस्माइल हानिया के अलावा भी लगातार दूसरे कमांडर्स, हमास के कमांडर्स को खत्म करने की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। तो फिलहाल क्या स्थिति है, इजराइल के पक्ष में कौन है, हमास ईरान के पक्ष में कौन देश आया? तो स्थिति ये है कि स्थिति तो तनावपूर्ण है। इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का मजबूत समर्थन प्राप्त है, जो कि इजराइल की सुरक्षा और उसकी सैन्य कार्रवाई को सही ठहराता है, और इसको लेकर भी अभी जो कार्रवाई की है उसमें भी यूएसए साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय देश ने भी इजराइल को समर्थन के में बयान दिए हैं। उन्होंने भी कहा है कि इजराइल ने जो किया वो आत्मसुरक्षा में किया, उसे हक है, लेकिन संयम बरतने की सलाह यूरोपीय देशों ने की है। यानी यूरोपीय देशों ने भी बता दिया कि वो इजराइल के साथ है। दूसरी ओर ईरान को समर्थन देने वाले देशों में सीरिया है, लेबनान है, लेबनान में खासतौर पर हुजबुल्ला वाला जो पार्ट है, इराक है, यमन है, और हुती यानी यमन में जो हुती विद्रोही का है, जो आतंकी है, उनका समर्थन प्राप्त है। यानी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके साथ कौन है। अब तुर्की और पाकिस्तान ने भी हानिया की हत्या की वो तो किया है, लेकिन और फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन ईरान के पक्ष में कोई भी उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। यानी वो कहीं ना कहीं तटस्थ दिखाई दे रहा है, चुपके से अपने आप को अलग कर लिया है पाकिस्तान और तुर्की ने। इस घटना के बाद एक तरीके से ध्रुवीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, ये जो तमाम देश हैं वो अलग से खड़े हुए दिखाई देते हैं, वो चुपचाप देख रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो हमास के खत्म होने से खुश हैं, और ईरान भी जो इस इजराइल के सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, उसको भी वो बड़ी आसानी से वो इसको एंजॉय कर रहे हैं पॉपकॉर्न के साथ। तो दोनों देशों में ये स्थिति है। ज्यादातर देश इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, ईरान के साथ कोई भी देश अभी भी उस तरीके से आता दिखाई नहीं देता है। रशिया की तरफ से या फिर चाइना की तरफ से भी कोई इस तरह का बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। ईरान यहाँ पर अकेला खड़ा दिखाई देता है। अब इस इजराइल और ईरान के युद्ध में जो संभावना है, इस युद्ध में क्या होगा, इस पर क्या स्थिरता हो सकती है या सिर्फ संभावना है, इसको सही तरीके से कैसे पहचाने? तो इसमें जो सबसे बड़ा वो है कि ईरान ने अपनी सैन्य तैयारी को बढ़ा दिया है। वो विजिबली तौर पर दिखना चाहता है कि उन्होंने तेहरान के अंदर हुए हमले का जवाब दिया है, लिहाजा वो पूरी कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मिलिशिया जो समूह है उसके, हिजबुल्ला जैसे संगठन, आईआरजीसी, अल कुद्स जैसे संगठन, तो उन्होंने उनको हमले की बात कह दिया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब तक ये लग रहा है कि ईरान कुछ ज्यादा करने की स्थिति में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समर्थन ईरान को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान ने धमकी जरूर दी है कि यूएन के चार्टर
जो नियमावली है उनके आधार पर आत्म सुरक्षा में वो हमला कर सकता है। इसकी कई बार इस हमले के बाद, इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी उन्होंने यूएनएससी में इस बात को कहा है। तो एक तरीके से संघर्ष से पहले की जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब और दूसरे अरब देश हैं, वो यहाँ पर संयमित प्रतिक्रिया करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि होना ही ये चाहिए था कि ऐसी उम्मीद लग रही थी कि तमाम मुस्लिम देश एक साथ इकट्ठा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आ, जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ऐसी है कि मध्यस्थता हो, शांति समझौता हो जाए। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब स्थिति ये समझने की कोशिश करते हैं, भाई आखिर इजराइल में ऐसा है क्या, उसकी ताकत ऐसे कैसे है कि वो इन तमाम मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद भी ईरान जैसे देशों से के और हमास घर में, इसराइल के अंदर हमास जैसे आतंकी संगठन के होने के बावजूद भी वो लगातार लड़ रहा है। तो इसराइल की सैन्य शक्ति आखिर है क्या, वो कितनी उन्नत है? दरअसल सारी दुनिया जानती है कि डिफेंस फोर्सेस के मामले में सबसे उच्च तकनीक वाली रक्षा प्रणाली अगर किसी की है तो वो इसराइल की है। जैसे कि आयरन डोम या फिर डेविड स्लिंग। आयरन डोम एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो कि इसराइल को रॉकेट और मिसाइलों की हमलों से बचाती है। डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइल को रास्ते में ही खत्म करने की एक टेक्नोलॉजी है जो कि इसराइल को बाहर के हमलों से बचाती है। तो ये जो आयरन डोम और डेविड स्लिंग, ये दो जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा फाइटर जेट्स हो, ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, हर एक मामले में इसराइल के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसराइल के पास अत्यधिक प्रशिक्षित पेशेवर जो सैन्य दल है। और इसके बारे में जो मैं बताऊं कि इसराइल में हर एक व्यक्ति को 3.5 साल के लिए सेना में सेवाएं देना लाजमी है, अनिवार्य है, करना ही होगा। यानी जिस तरीके से कॉलेज जाने से के समय एक समय वो है कि जब इसराइल के हर एक व्यक्ति को या तो वो फिजिकली फिट नहीं है उसको छूट है, या फिर इसराइल में ज्यूज का एक ग्रुप है जो कि आपने देखा होगा कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज का जो ग्रुप है वो भी अपनी सेवाएं करने से उनको बाहर रखा गया है। लेकिन बाकी जो तमाम लोग हैं उनको, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर एक को 3.5 साल सेना में सेवाएं देना जरूरी है। उसके बाद वो अपनी दूसरी शिक्षा पूरी करके अलग अलग करियर बना सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इसराइल का हर एक आदमी वहां युद्ध वॉर रेडी है। युद्ध कभी भी होगा वो तैयार है अपने देश के लिए लड़ने के लिए। यानी छोटी जनसंख्या होने के बावजूद भी इसराइल के पास सबसे बड़ी आर्मी है। उसकी संख्या कितनी है वो अपने आप में एक सीक्रेट है, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। हर एक आदमी वहां वॉर रेडी है, उसकी ट्रेनिंग भी है, उसके पास हथियार भी है। और अब जो 7 अक्टूबर 2023 को जब हमला हुआ था, बहुत सारे हजारों लोग ऐसे थे जो अलग अलग करियर में बहुत बड़े सफलता पा चुके थे। वो आए, कोई बहुत सारे एक्टर्स भी थे, वो आए और उन्होंने इसराइल की आर्मी में दोबारा वापसी की और उन्होंने हमास के खिलाफ युद्ध लड़ा गाजा में घुसकर। तो ये स्थिति है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर एक मामले में जो सबसे सीक्रेट जो खुफिया सीक प्रणा जो कहिए सिस्टम है पूरी दुनिया में, सबसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का सबसे शानदार सिस्टम भी, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे वो दूसरे देशों में अपने एजेंट बनाकर करने वाली चीज हो, वो नेटवर्क भी सबसे तगड़ा इसराइल का है। यही वजह है कि तेहरान में भी वो एक खास सीक्रेट हाउस के अंदर एक खास कमरे में भी वो विस्फोटक प्लांट करने में कामयाब रहे। तो ये वो स्थिति है जो इसराइल को मजबूत बनाती है। और सदियों की, अगर आप ज्यूज की हिस्ट्री देखें तो पता चलेगा कि ज्यूज की तमाम हिस्ट्री इसी तरह की है कि उन्होंने हमेशा सर्वाइवल को जिया है, सर्वाइव कैसे करें इसको सीखा है। वहां की हिस्ट्री भरी पड़ी है। जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे देश में 11वीं सदी से लेकर यहाँ पर भारतीय
लोगों ने यानी हिंदू धर्म के लोगों ने कैसे विदेशी आक्रांताओं के बाद भी अपनी पहचान को बनाए रखा, उसको खोने नहीं दिया। इससे कमोबेश इसी तरह की स्थिति हजारों साल पीछे अगर जाकर देखे तो इस्राइल में ज्यूज की है। और जब सर्वाइवल के लिए सब कुछ करना है, जब आवश्यकता है तो आविष्कार अपने आप होता है। आवश्यकता है इजराइल को सर्वाइवल की, और सर्वाइवल के लिए कुछ भी जरूरी हो, इनोवेशन करना हो, टेक्नोलॉजिकली करना हो, या फिर जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जो चीजें होती हैं उसमें सबसे अव्वल इजराइल है। नतीजा ये है कि तमाम दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद भी, चौतरफा हमले होने के बावजूद भी इजराइल मजबूती से खड़ा हुआ है। और वहां के लोगों को आप देखें, उनसे बात करें, नेताओं से बात करें, तो जो दृढ़ता उनके विचारों में, उनकी बातचीत में, उनके बयानों में दिखाई देती है, उससे हर एक देश को सीख लेने की जरूरत है, यकीनन भारत को भी। क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में आतंकियों ने दोबारा हमला करना शुरू किया है, उनका जवाब कैसे दें, उसकी सीख एक हद तक हम इजराइल से ले सकते हैं। बहरहाल, जैसे मैंने कहा कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी ईरान ने अब तक कोई बड़ा हमला नहीं किया है। अगर करता भी है तो ईरान उसमें अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई देता है। रशिया ने भी धीरे हाल फिलहाल में इस तरह के ये बताना शुरू किया है, इस तरह दिखाना शुरू किया है कि कहीं न कहीं वो यूक्रेन के मामले में थोड़ा सा शांति का रास्ता अपना सकते हैं। ऐसे में ईरान के साथ खड़ा होकर वो उन संभावनाओं को खत्म नहीं करेंगे। ये स्थिति है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के बारे में हमने बात की। अब आने वाले दिनों में ये तय है कि मामला बिगड़ेगा जरूर। क्या होगा, हम उसकी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।